Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about Mendelian genetics. आज से हम Mendelian genetics से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी जो Mendelian genetics पे बेस्ड होंगी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी या जेनेटिक्स जो 8th यूनिट है हमारे सिलेबस की CSR नेट की, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेंडेलियन प्रिंसिपल। उसी के बेस्ड पे ये सारी वीडियोस आएंगी। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसमें हम थोड़ा सा मेंडल के बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उनके ट्रेड्स के बारे में, कौन कौन सी ट्रेड्स उन्होंने ली थी, और उसके बाद उनके सक्सेस के रीजन, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। नेट का सिलेबस 8th यूनिट इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेंडेलियन प्रिंसिपल, जिसमें तीनों लॉ को, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों इंक्लूड किए गए हैं। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे की जितनी भी वीडियोस आएंगी वो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होंगी। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे हम इनको भी कवर करेंगे सारे टॉपिक्स पे। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं ये चीज़ हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेंडल कौन थे, इनके बारे में डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में। इसके बाद टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर वो समझ लिए तो जेनेटिक्स आसान हो जाती है। तो उन टर्म्स से भी हम पहले इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उसके बाद आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेंडल्स के जो लॉज थे, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस एंड फोकलाइन मेथड फॉर गैमीट फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और गैमीट फॉर्म मतलब अगर हम केवल दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे आसान हो जाता है, लेकिन दो से ज़्यादा या बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे एलील्स वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, उस कंडीशन में जब हमको गैमीट फॉर्म करने की बारी आती है तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उसके लिए फोकलाइन मेथड है जो बहुत आसानी से बता देता है कि कौन कौन से गैमीट्स फॉर्म होंगे। तो वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट मेंडल और उनकी सक्सेस के क्या क्या रीजन थे, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, ये सारी चीज़ें। ग्रेगर जोहान मेंडल इनका पूरा नाम था। इनका बर्थ हुआ था 1822 में और डेथ 1884 में। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क और वो एक मैथमेटिशियन थे। ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पी प्लांट्स। उनका जो मेन स्टडी मटेरियल था वो पी प्लांट है, ये आपको पता ही होगा। पाइसम सटाइवम पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ही गिव्स 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में इन्होंने 3 मुख्य लॉज या नियम दिए थे जिनके बेस पे, ये बेस है जेनेटिक्स का पूरा, इन्हीं 3 लॉज पे पूरी जेनेटिक्स टिकी हुई है। इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जब तक ये जिंदा थे उस टाइम तक इनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया गया था। जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद वापस से इनका जो काम था वो वापस से स्टार्ट किया गया, उसके काम पे रिसर्च की गई। तब पाया कि इन्होंने जो जेनेटिक्स के लॉज दिए थे वो सही थे, या इनका जो काम था वो अप्रिशिएटेबल था। इसके बाद जाके फिर इन 3 लॉज पे ही पूरी जेनेटिक्स टिकी हुई है, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा दिया गया। अब है मेंडल्स वर्क, किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या इन्होंने काम किया। Mendel studied the inheritance of 7 different pairs of alternative characters in garden pea, which is also known as Pisum sativum. Pisum sativum ये garden pea में, जैसा कि अभी हमने देखा कि उनका मेन जो मटेरियल था जिन पे इन्होंने स्टडी की थी वो garden pea था। garden pea में भी इन्होंने 7 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स देखे, मतलब बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो उन सारे प्लांट्स को अगर एनालाइज करें तो उनमें 7 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स दिख रहे थे। और ये 7 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स भी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म को कंटेन करते हैं। जैसे अगर केवल एक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, फ्लावर कलर की अगर हम बात करें, तो फ्लावर कलर में भी कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके पास वाइट कलर का फ्लावर होगा और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनके पास रेड कलर का फ्लावर होगा। तो फ्लावर में भी 2 अलग अलग टाइप की फॉर्म्स दिख गई। ऐसे ही 7 के साथ जो कैरेक्टर्स थे उनमें 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी। ठीक है, तो ये चीज़ उनको थोड़ी अलग लगी,
तो उन्होंने सोचा कि इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। ही कंसिडर्ड ओनली वन पेयर एट अ टाइम। एक कंसिडर करने का मतलब है इन्होंने जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाया उसमें उन्होंने केवल एक कैरेक्टर की उन दो फॉर्म्स को लिया, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में कोई क्रॉस नहीं करवाया, केवल एक कैरेक्टर लिया और उनकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म थी, मतलब जो वाइट कलर का फ्लावर वाले प्लांट थे और रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट थे, इनको कंसिडर करके इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में नहीं। ठीक है। फर्स्टली ही क्रॉस्ड टू प्लांट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सबसे पहले उन्होंने दो प्लांट्स लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले, मतलब एक कैरेक्टर है लेकिन उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, उन वालों को लिया। ऐसा नहीं कि एक फ्लावर कलर का ले लिया और दूसरा स्टेम हाइट का या हाइट का ले लिया, एक लॉन्ग हाइट वाला और एक रेड कलर के फ्लावर वाला। इस तरीके से इन्होंने क्रॉस नहीं करवाया, बल्कि किस तरीके से करवाया, अगर एक कैरेक्टर है जैसे स्टेम हाइट का हम बोल दें, स्टेम लेंथ की अगर हम बात कर लें या फ्लावर कलर की बात कर लें, तो इन एक ही कैरेक्टर को इन्होंने चूज़ किया। जैसे हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में भी जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया बाय द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का यहाँ पे मतलब है जो डिज़ायर प्लांट है, क्योंकि एक अगर हम पी प्लांट की बात करें तो उसमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो दोनों ही एक ही प्लांट में मिलते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इनमें सेल्फिंग भी कराई जा सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन बाय द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इनमें क्रॉसिंग करवाई दो अलग अलग कैरेक्टर्स की, मतलब एक कैरेक्टर की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स की। ठीक है। इन द रिजल्टिंग जनरेशन ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स लुक लाइक वन ऑफ द टू पेरेंट। दो के बीच में अगर क्रॉस करवाया, मान लीजिए ये रेड कलर का फ्लावर है, यहाँ पे इसी तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, और एक वाइट कलर का फ्लावर है। ठीक है। इनके बीच में जब क्रॉसिंग करवाई तो जो भी ऑफस्प्रिंग आई वो सारे के सारे किसी एक की तरह दिखने वाले थे, मतलब सारे के सारे जैसे मान लीजिए रेड कलर के फ्लावर कंटेन करने वाले प्लांट्स थे। जितनी भी ऑफस्प्रिंग आई, ऑफस्प्रिंग का मतलब है जो भी शीट उन्होंने यहाँ से गेन किए, उन शीट को वापस से जब बोया तो सारे के सारे जितने भी प्लांट्स थे वो सब के सब रेड कलर के फ्लावर को कंटेन करते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास वाइट कलर का फ्लावर हो। ठीक है। पहली जनरेशन में क्रॉसिंग करवाने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि ये वाला जो कैरेक्टर था वो कहाँ गायब हो गया, तो उन्होंने फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। जितने भी आगे के ऑफस्प्रिंग आई, जितने भी रेड कलर के फ्लावर कंटेन करने वाले प्लांट्स आए, उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। फिर क्या देखा, देन ही सेल्फ पॉलिनेट द ऑफस्प्रिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन, and on analyzing the result he found that all plants in the second generation came out in a ratio of 3:1। अब उन्होंने क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक ही प्लांट है, अभी हमने कहा कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही प्लांट में मिलेंगे, तो दोनों ही क्या होंगे, रेड कलर के फ्लावर को कंटेन करने वाले प्लांट्स होंगे, है ना। तो मतलब दोनों ही रेड कलर के जो रेड कलर के फ्लावर हैं उन दोनों को ही कंटेन करते हैं। तो इनके बीच में जब क्रॉस करवाया या आप कह सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो जो प्लांट्स आए उनमें कुछ ऐसे भी थे, जैसे अगर मान लीजिए हम रेशो में ले रहे हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो सबके सब रेड कलर के थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो फिर से वाइट कलर के फ्लावर को कंटेन कर रहे थे। तो अब ये कहाँ से आया, क्योंकि अभी हमने तो सेल्फ पॉलिनेशन किस में करवाया, केवल रेड कलर के उसमें करवाया, क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं और वो सारे के सारे प्लांट्स जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है वो रेड कलर के फ्लावर को कंटेन करते हैं, तो वाइट कलर का फ्लावर कहाँ से आया। तो ये चीज़ इस चीज़ ने इनको कंफ्यूज किया और इसके बाद इन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए सारे कैरेक्टर्स पे और फिर अपने लॉज दिए। ठीक है। अब हम 7 ट्रेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 7 कैरेक्टर्स को याद करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सिंपल है। 7 ट्रेट पी प्लांट की, जो मेंडल के मेन 7 ट्रेट्स उन्होंने ली थी, ट्रेट्स कह लो या कैरेक्टर्स कह लो। तो जैसे स्टेम लेंथ है, स्टेम लेंथ में भी 2 डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या क्या हैं। हो सकता है कि एक प्लांट या कुछ प्लांट ऐसे हो जो टॉल स्टेम वाले हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ड्वार्फ या छोटे स्टेम वाले हो। वैसे ही फ्लावर पोजिशन में एक्सियल एंड टर्मिनल,
इनमें भी एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है। फ्लावर कलर रेड एंड वाइट, जिसकी अभी हमने बात की थी, ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया था। पॉड शेप, पॉड का मतलब है फली, पी की या मटर की जो फली होती है उसके शेप के अकॉर्डिंग इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब है इस तरीके की फली, और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब है इसमें कंस्ट्रिक्शन टाइप की हो। इनमें से एक डोमिनेंट है ये वाला, और कंस्ट्रिक्टेड इसमें रिसेसिव है। पॉट कलर, फली का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग, ग्रीन एंड येलो दो डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव फॉर्म्स। शीट शेप, शीट का कलर और शीट के शेप के अकॉर्डिंग भी इन्होंने ट्रेड्स देखी। राउंड शीट और रिंकल्ड शीट, वैसे ही शीट कलर, येलो एंड ग्रीन। तो ये अलग अलग टाइप की अल्टरनेटिव फॉर्म्स है एक ही कैरेक्टर्स की। तो 7 कैरेक्टर्स में से सबकी अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म्स इन्होंने देखी पी प्लांट में, और इन सब की एक एक करके स्टडी की। सबसे पहले एक ही कैरेक्टर को लिया, सबसे पहले जैसे स्टेम लेंथ को ही लिया, उसके बाद फ्लावर कलर को ही लिया। ऐसा नहीं कि फ्लावर कलर और स्टेम लेंथ को मिला के किया, एक ही कैरेक्टर को एक बार लिया और उसकी दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स के बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने, अभी हमने वर्क देखा तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया ये भी हमने देख लिया है। अब इनके सक्सेस के रीजन क्या थे, क्या ऐसा रीज़न था जो उसके सक्सेस के रीजन बने। आगे हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन और उन्होंने उसके बाद कौन कौन से लॉज दिए ये सब देख के, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले रीजन फॉर सक्सेस, सबसे पहला तो वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड में मेंडल फर्स्ट स्टडीड द रीजन फॉर फेलियर ऑफ हिज experiment. He studied the inheritance of only one character at a time, not the whole organism. ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा एक ऑर्गेनिज्म को उठाकर उसके सारे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस देखी। अभी हमने डिस्कस किया था केवल एक कैरेक्टर की जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म थी उनके बीच में क्रॉस करवाया, केवल एक देखा, जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा ना बढ़े। अगर हम पूरा एक ऑर्गेनिज्म ले लें और उसके साथ के साथ कैरेक्टर, पी प्लांट की अगर हम बात करें, 7 कैरेक्टर्स हमने देखे, साथ के साथ कैरेक्टर उठा के उसकी इनहेरिटेंस देखने लग जाएं तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स परिलक्षित हों, कुछ ना हो, और कौन कौन से कैरेक्टर्स हुए हैं ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ कर सकती है। इतना बड़े एरिया में अगर हम ले रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स की इनहेरिटेंस देख रहे हैं पी प्लांट के अकॉर्डिंग, तो ये कन्फ्यूजिंग हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने केवल एक कैरेक्टर देखी और उनकी उसकी जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे से दूसरे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन देखते रहे, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो पाई। तो ये भी एक वर्किंग मेथड में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। ही मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज देम केयरफुली। इन्होंने अपने जो भी रिकॉर्ड बनाए थे उन्हें केयरफुली एनालाइज किया। ये मैथमेटिशियन थे, इसलिए इन्होंने मैथ के लॉज के अकॉर्डिंग भी इसके बायोलॉजी को मैथ के साथ रिलेट करके अपने लॉज दिए हैं, और उसकी वजह से ये काफ़ी सक्सेस हो सके, और ये काम अप्रिशिएटेबल भी था। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, ये भी ये हो सकता है कि बाय लक, बाय चांस हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो पी प्लांट चूज़ किया था वो भी इस काम के लिए काफ़ी सही था। क्यों? क्योंकि द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज बिकम ईजी ऑन पी प्लांट्स बिकॉज इट इज़ एनुअल प्लांट, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम रुकना नहीं पड़ता है दूसरे कैरेक्टर्स या दूसरे जनरेशन को देखने के लिए, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैम है वो बहुत शॉर्ट है। अगर किसी और टाइप की प्लांट में अगर हम इस चीज़ की स्टडी करें तो हो सकता है कि हमको काफ़ी टाइम तक रुकना पड़े दूसरे टाइप के कैरेक्टर्स या दूसरे टाइप की जो जनरेशन है वो आने तक। शॉर्ट लाइफ साइकिल है। बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसकी वजह से जो मेल एंड फीमेल है उनमें सेल्फिंग भी करा सकते हैं हम, यानी सेल्फ पॉलिनेशन आसान से हो सकता है, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से हो सकता है अगर हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू अगर करवाएं तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही इसमें पॉसिबल हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, हर एक प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंटेन करता ही है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन पी प्लांट में भी 7 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स थे, और ये कोई भी लिंक नहीं थे। जो भी इन्होंने कैरेक्टर्स देखे उनमें कोई भी लिंकेज नहीं थी, इसलिए इनमें जो इन्होंने लॉज दिए थे वो काफ़ी सही बैठते थे इस सारी चीज़ों
से रिलेटेड, क्योंकि लिंकेज कहीं पे भी नहीं थी। तो बाय चांस या बाय लक हो सकता है कि जो भी कैरेक्टर्स इन्होंने लिए वो कोई भी लिंक्ड कैरेक्टर नहीं थे। ठीक है, लिंकेज क्या है ये आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो इसके सीट होते हैं इनमें डॉर्मेंसी नहीं मिलती है, इसलिए काफ़ी वेट नहीं करना पड़ता है अच्छे जो फेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, या उनकी डॉर्मेंसी को तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये डॉर्मेंट नहीं होते हैं, डॉर्मेंसी इनमें नहीं मिलती है। ये भी एक बढ़िया फेवरेबल रीज़न था कि जो पी प्लांट है उसको लेना ईजी हो गया एक्सपेरिमेंट के लिए। तीसरी चीज़, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स को उन्होंने सिलेक्ट किया था। ये भी एक अच्छा रीज़न था उनकी सक्सेस के लिए। He selected 7 pairs of contrasting characters and all were related as dominant and recessive. और ये सारे इन सब में से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव था। ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे दोनों ही रिसेसिव हो या दोनों ही अपने आप को उतने अच्छे तरीके से परिलक्षित ना कर सके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं पे नहीं दिखी, को डोमिनेंस कहीं पे नहीं दिखी। ये सारे ही कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव था। आगे जब और एक्सपेरिमेंट हुए तो उसके बाद को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी देखे गया, लेकिन यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स लिए थे उनमें से किसी में भी को डोमिनेंस, लिंकेज या इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसी में नहीं दिखी थी। ठीक है, पॉलिनेशन टेक्निक, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन में भी अपनी टेक्निक यूज़ की, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कहा कि इतना आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का ज़माना नहीं था, फिर भी उन्होंने पॉलिनेशन टेक्निक यूज़ करके क्रॉस पॉलिनेशन करवाया 2 डिफरेंट टाइप की अल्टरनेटिव फॉर्म्स में। टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन द फर्स्ट क्रॉस ही यूज टू रिमूव एंथर फ्रॉम द प्लांट, और इसे क्या कहते हैं, ईमेस्कुलेशन। एंथर ये जो मेल पोर्शन है उसको पहले वाले प्लांट से हटा दिया, फिर उसके बाद डिज़ायर प्लांट का जो एंथर है वहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकाल के फिर स्टिग्मा में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये एक आर्टिफिशियल पॉलिनेशन टेक्निक उन्होंने यूज़ की थी। द पॉलन फ्रॉम अदर पी प्लांट, अल्टरनेटिव कैरेक्टर वाला, ये जो हमारा डिज़ायर प्लांट है जिससे हम चाहते हैं कि इसके साथ क्रॉस करवाया जाए, उससे उसके एंथर्स से उन्होंने पोलन लिए। वॉज डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ईमेस्कुलेटेड प्लांट, जिसका हमने मेल पोर्शन हटाया था उस पर उन्होंने इस पर क्या कर दिया, इसको डस्ट कर दिया या इंट्रोड्यूस करवा दिए वो पोलन उससे। ही यूज टू इनक्लोज दीज क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स इन सेपरेट बैग्स to avoid further deposition of pollen from other sources। किसी अदर सोर्स से दोबारा से पॉलिनेशन ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने पॉलीथीन बैग्स या जो उसको प्रिवेंट करने के लिए बैग का यूज़ किया था, उसे ढक दिया था ताकि कोई अदर टाइप का पॉलिनेशन ना हो पाए। तो उन्होंने पॉलिनेशन टेक्निक में भी बहुत सारे यूज़ किए थे जो उसके सक्सेस के रीजन हो सके, तभी क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। साथ ही साथ ट्रेड्स का जो सिलेक्शन था वो भी अच्छा था, मटेरियल का सिलेक्शन अच्छा था जो प्लांट यूज़ किया था उसके लिए, और उन्होंने जो भी अपना डाटा था वो एनालाइज करके रिकॉर्ड अच्छे तरीके से बनाया था। तो ये सारे रीजन थे उनके सक्सेस के, उनका वर्क। और ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इंट्रोडक्शन में हमने मेंडल के बारे में देखा। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट टर्म्स अगर हम जान लें तो आसानी हो जाती है आगे जेनेटिक्स समझने में। ठीक है, तो इसके बाद हम टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।